प्रिय छात्रों, हम कक्षा 10 का जो गणित है उसमें अध्याय 13 कर रहे हैं और अध्याय 13 के अभी तक मैंने आपको 2 वीडियो प्रेषित किए। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। तो जो प्रश्नावली 13.1 थी उसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल के विभिन्न सवाल किए थे। निश्चित रूप से आपने सूत्र याद कर लिए होंगे, क्योंकि बिना सूत्र याद किए हुए हम सवाल नहीं हल कर सकते। आज हम जो करने जा रहे हैं वो प्रश्नावली 13.3 करेंगे। प्रश्नावली 13.2 मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपने 13.1 अच्छे से कर ली है तो 13.2 आ जाएगी। 13.3 में जो है 13.1 में पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिक्र है, 13.2 में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन प्रश्नावली 13.3 में आयतन की चर्चा होगी। तो यहाँ अब हम शुरू करते हैं आयतन। आयतन के सारे सूत्र आप रिवाइज कर लेना। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन, उन्हीं के आधार पर ये सवाल किए जाएंगे। तो आपने सूत्र पहले ही याद कर लिए हैं, लिख लिए हैं, उनके माध्यम से भी हम सवाल शुरू करते हैं। और ये पहला सवाल है प्रश्नावली 13.1 का। 13.1 में जो पहला सवाल दिया गया है पेज नंबर 276 पर, पहला सवाल पेज नंबर 276 पर, प्रश्नावली 13.3। इसमें सवाल दिया है एक गोले को पिघलाकर एक बेलन के रूप में बदला जाता है। एक पूरा का पूरा गोला है, इस गोले को हम पिघला दिया हमने और इसको हमने काय में बदल दिया, बेलन के रूप में बदल दिया, बेलन के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया। यहां में ये बात जानना होगी कि जब कोई एक वस्तु का स्वरूप दूसरे वस्तु में पूरा पूरा बदल दिया जाता है तो आयतन परिवर्तन नहीं होता। जैसे गोले को पिघलाकर हमने बेलन बनाया तो दोनों के आयतन समान होंगे। यहां आयतन की चर्चा होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसी तथ्य का सहारा लेंगे। कौन से? और चूंकि जो दिया होता है वो हम बाद में निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई निकालना है तो हम यहां लास्ट में लिख रहे हैं कि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ये सवाल का मुख्य हमारा जो क्लू है, इससे हम सवाल हल करेंगे गोले का आयतन। अब हम ये देखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि जब हम एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु के स्वरूप में बदलते हैं तो दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हमें दिया क्या क्या था? हमने देखा कि त्रिज्या दी गई थी 4.2। इसकी त्रिज्या कितनी दी थी? r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। अब यहां जो r मानोगे ये r समान नहीं होगी, इसको आप कैपिटल R मानना, ठीक है? क्योंकि r समान तब होती है जब हम इसी पे हम यदि बनाते, आकृतियों का संयोजन करते हैं, एक शंकु बना देते तो दोनों की r समान होती। तो दिया है हमें क्या क्या, वो हम लिख लें। दिया है गोले की त्रिज्या स्मॉल r। गोले की त्रिज्या क्या है हमारे पास? स्मॉल r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे ये मात्रकों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मैंने होमवर्क में चेक किया। और अंत में जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तर रुपए में आना है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? लागत जब लगेगी तो लागत रुपए में लिखी जाएगी, तो उसका ध्यान दें। पिघलाकर एक बेलन बनाया है, त्रिज्या दी गई है 6। बेलन की त्रिज्या हमने अब r मान ली। बेलन की त्रिज्या कैपिटल R, ये त्रिज्या अलग होगी, ये वाली त्रिज्या कैपिटल R बराबर 6 सेंटीमीटर। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, ऐसा सेम ही लिख के एक जीरो लगा दें। 6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई h ज्ञात करना है। ये जो ऊंचाई होती है ना, ये h हमें निकालना है। ये r बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है, ये 4.2 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन की ऊंचाई h हमें ज्ञात करना है, ये हम पहले लिख लेंगे। ये लिखने का आशय ये होता है कि हमें ये पता चल जाए कि सवाल में करना क्या है। लिखना तो हमें यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ज्ञात करना है। ऐसा लिखने के बाद हम सूत्र लिख देते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r² h। बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ इस आर का इस्तेमाल किया, यहाँ इस आर का इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों की आर अलग अलग होगी। पाई से पाई तो कैंसिल यहाँ कर देते हैं सूत्र में ही। अब हमने देखा आर स्क्वायर क्या था, तो आर स्क्वायर हमारा था 6 × 6 गुणा एच बराबर 4/3। इस आर का मान कितना है 4.2, 4.2 की घात 3। ठीक है, इस तरह से ये हमने जमा लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें h का मान निकालना है, तो h बराबर जो हो जाएगा 4 गुणित 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2 3 बार बटे एक 3 रहेगा और एक 6 आएगा और एक 6 आएगा। अब इसको आप हल कर लेना। हल कैसे करोगे, एक दशमलव हटाओगे 1 0, दूसरा दशमलव हटाओगे 2 0, दशमलव हटाने को ऐसे लिखते हैं, तो बराबर 1 0 2 0 3 0 लग जाएगा 1000। ठीक है, अब ये दशमलव हट गए, काट दीजिए 6 7 42, 6 7 42 और क्या कट रहा है 3 से भी कट जाएगा, 14 3 42। अगर इस तरह से हम हल करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना, तो h बराबर जो आएगा वो आएगा 2.744, 2.744 सेंटीमीटर। ये क्या निकली है, बेलन की ऊंचाई। तो इस सवाल को हल कर लेना आप लोग, कैलकुलेशंस आप करें, कैलकुलेटर का सहारा ना लें, केवल हमें अपने दिमाग से ही कैलकुलेशंस करना है। तो ये सवाल था पहला, इनको आप कर लें, क्योंकि कभी कभी आयतन के सवाल भी आ जाते हैं, तो हमें आयतन वाले सवाल भी सीखना है। ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला पोर्शन है, हम उसको करेंगे। चलिए, तो ये बड़ा ही सरल सवाल था आयतन का, जिसको हमने किया। ये पहला सवाल था। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, कि दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि 3 गोले हैं। दूसरा सवाल 276 पेज पे, एक गोला, फिर उससे थोड़ा बड़ा गोला, फिर उससे थोड़ा बड़ा गोला, ये सबको पिघलाया गया। हमने 3 गोले पिघलाए और 3 ठोस गोलों में एक बड़ा गोला बनाया। क्या किया हमने, एक बड़ा गोला बना दिया ऐसा। इसकी त्रिज्या दी गई है, इसको हमने कहा R1, इसकी त्रिज्या हमने कहा ये R2 थी, ये R1 थी, ये R3 थी। तीनों की त्रिज्याएं दी गई हैं और R1 बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ये हमें 3 चीजें दी गई थी। इसकी R निकालना है। ठीक है, 3 छोटे छोटे गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना है। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी, जबकि इन गोलों की त्रिज्याएं हमें दी गई हैं। तो ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल होगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, यह भी आयतन की बात होगी, बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग, आयतनों का योग। ये हमें ऐसे करना पड़ेगा। गोले के आयतन का सूत्र हम जानते हैं, 4/3 पाई आर की घात 3। बड़ा गोला इसलिए आर ये इस्तेमाल हुई। तीनों गोलों के आयतनों का योग क्या होगा, पहले गोले का हो जाएगा 4/3 पाई R1 की घात 3। इस गोले का कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 की घात 3। इस गोले के आयतन का हो जाएगा 4/3 पाई R3 की घात 3। कैलकुलेशंस के लिए हम कुछ सरल कर लेते हैं। 4/3 पाई, 4/3 पाई कामन आएगा, वो 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। फिर से हमने लिखा 4/3 पाई को बाहर लिया, अंदर बचा R1 क्यू, यहाँ बचा R2 क्यू, यहाँ बचा R3 क्यू।
बाएं तरफ लिखा था 4/3 पाई r की घात 3। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। हमारे पास बचा r की घात 3 r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। r1 का मान कितना है, ये समतुल्य का निशान लगा दिया, r³ लिखा बराबर r1 मतलब 6 की घात 3 8 की घात 3 बराबर 10 की घात 3। 6 की घात 3 कितना होता है, 6 छंग 36, 36 मतलब 216, 512 प्लस 1000 कितना हो गया 1000। तो ये जाके हमारा 5/200 ये हो जाएगा 1728। कितना हो गया 1728 r की घात 3 या r की घात 3 ये होता है 12 की घात 3। ये प्रैक्टिस है, ये क्या है प्रैक्टिस है। वहाँ बैठ के नहीं निकालेंगे आप कि 12 की घात 3 कितना होता है, हमें अनुभव होना चाहिए। घात 3 से घात 3 कट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 12। समझ में आया, 12 सेंटीमीटर। बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये भी सवाल बड़े सरल है, ये सवाल आ चुका है, पिछले कई वर्षों में आया है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये पोर्शन इतना हमें बाद में करना है, पहले यहाँ से एक बार और लिख सकते हो, दिया है बढ़ा देना आप सवाल में। छोटे गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हमें बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R ज्ञात करना। ये हम शुरू में लिख सकते हैं और लिख भी दें आप लोग, है ना, इसको ध्यान से लिख लेना। तो ये था दूसरा सवाल। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। अब ये देखेंगे कि तीसरे सवाल में क्या दिया गया है। तो यहाँ दूसरे सवाल में सूत्र लगा गोले के आयतन का। पहले सवाल में सूत्र लगा था गोले का आयतन और बेलन के आयतन का। अब हमें देखना है कि तीसरे सवाल में हमें क्या सूत्र लगाना है। एक कुआं है, तीसरा सवाल 276 पेज पे। एक कुआं है, कुआं को हम मानते हैं बेलन। कुआं को क्या मानते हैं, बेलन। ये कुआं की आकृति हमेशा बेलनाकार होती है। इसकी जो दी गई थी 7 सेंटीमीटर व्यास दिया था, व्यास दिया था 7, इसलिए r बराबर हो जाएगी 7/2। और इसकी गहराई जो होगी, बेलन की ऊंचाई मानी जाएगी 7 मीटर है। यहाँ ध्यान रखना सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। और ये दिया है 20 मीटर, h बराबर 20 मीटर। चाहे तो यहाँ लिख सकते हो कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर। कितना, 7 मीटर। इसलिए कुएं की त्रिज्या बराबर, हमने कहा दशमलव में नहीं लेना, आप 7/2 मीटर लिख देना। चाहो तो इसको लिख सकते थे r बराबर, क्या लिख सकते थे, r बराबर कुएं की गहराई h बराबर 20 मीटर। कितनी होगी कुएं की गहराई, 20 मीटर। उन्होंने कहा कि इसमें खोदा, इसकी मट्टी निकाली, एक चबूतरा बना दिया। कैसा, घनाभ आकार का। कैसा बनाया, घनाभ आकार का। हमने इस तरह का एक चबूतरा बना दिया, इसकी मट्टी से एक घनाकार चबूतरा बना दिया। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो मट्टी थी, कुएं का आयतन था और घनाभ का आयतन था, दोनों समान होंगे। क्यों, क्योंकि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको उसका आयतन कहते हैं। तो जो कुएं का आयतन है वही आयतन इस चबूतरे का या घनाभ का। ये हमारे पास कुआं है और ये हमारे पास चबूतरा है, तो दोनों का आयतन समान होगा। तो यहां हम लिखेंगे, अब चूंकि हमें निकालना क्या है, यहां हमें दिया है चबूतरा। कुआं जो है उसके आप कोष्टक में लिख सकते हो बेलन, कुएं की जगह क्या लिख सकते हो कोष्टक में, बेलन। और चबूतरे की जगह क्या लिख सकते हो, घनाभ। चबूतरा
चबूतरा या चबूतरे का, चबूतरे को हम क्या लिखेंगे, घनाभ। घनाभ की लंबाई, लंबाई हमेशा घनाभ की ए कही जाती है, चौड़ाई हमेशा बी कही जाती है, ऊंचाई हमेशा सी कही जाती है। ए बराबर दी गई है 22 मीटर। कितनी दी है, 22 मीटर। और चौड़ाई जो दी गई है, चौड़ाई बी बराबर जो दी गई है वो 14 मीटर। कितनी दी गई है, 14 मीटर। और हमें ऊंचाई सी ज्ञात करना है, ऊंचाई सी हमें ज्ञात करना है। तो अब ये किस माध्यम से निकालेंगे, हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। घनाभ मतलब चबूतरा, घनाभ मतलब चबूतरा, घनाभ का आयतन। अच्छा, जो चीज अज्ञात राशि होती है, जैसे अज्ञात चीज हमें काय में निकालना थी, घनाभ में, तो उसको बाएं तरफ रखते हैं, और जो पूरी चीजें ज्ञात हैं उसको क्या रखते हैं, दाएं तरफ। तो घनाभ में हमें ऊंचाई निकालना है, उसको बाएं तरफ रखा। घनाभ का आयतन बराबर बेलन। एक्चुअल में बेलन क्या है, कुआं है। बेलन क्या है, कुआं है। कुआं का आयतन, दोनों समान होंगे। क्यों समान होंगे, क्योंकि जितनी मट्टी इसकी निकली थी खोदने से वो चबूतरा बनाया गया, इसलिए दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घनाभ का आयतन होता है ए गुणित बी गुणित सी, ए बी सी। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मान रख लें, ए का मान दिया था 22, बी का मान दिया था 14, सी का मान हमें नहीं मालूम, पाई का मान 22/7। इसमें ऐसा तो नहीं कुछ रखना हो 3.14, नहीं, 22/7 ही लिखना है। 22/7 गुणित आर का मान कितना था, 7/2 गुणित 7/2, और गहराई जो थी हमारी 20 मीटर थी। ये सब हमने जमा लिया, केवल हमारे पास सी अज्ञात राशि है। सी के लिए हम निकाल लेंगे और हम कैलकुलेशंस करेंगे अब, ठीक है। तो हमारे पास जो आ जाएगा, कैलकुलेशंस करें आप। सी बराबर उधर आपके पास ऐसी लंबी लाइन खींच लें। ऊपर 22 लिखा हुआ है, 7 गुणित 7 गुणित 20, 7 गुणित 7 गुणित 20। नीचे कितना है, एक 7 है, एक 2 है, एक 2 है, ये 22 भी पहुंच गया, और ये 14 भी आ गया। सब कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14। अब 2 धाम की 10, 2 पंजे 10। इस तरह से हमारे पास आ गया 5/2, 5/2 मीटर। ये 5/2 क्या निकली है, सी, चबूतरे की ऊंचाई। उत्तर अलग से आप अच्छे से लिखना, मात्रक लिखना, चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई बराबर 5/2 मीटर। यहाँ पूरा मीटर लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा मीटर। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल था, ये भी आयतन का है। एक बेलन के आयतन को घनाभ के आयतन में परिवर्तित किया, दोनों के आयतन हमने समान माने। तो इस तरह से ये सवाल है, तीसरा सवाल। आयतन के सवाल भी हमें आना चाहिए, और सरल सवाल है, कोई ऐसे कठिन सवाल नहीं है, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, इनको आप हल कर लें। पहली प्रश्नावली में 9 सवाल थे, मैंने एक उदाहरण भी दिया था, 2 उदाहरण भी दिए थे। आपने, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है और जमा के लिखा है, चित्र भी बहुत अच्छे बनाए। कुछ बच्चों ने चित्र जरूर 1-2 गलत बनाए। घन के ऊपर अगर हम अर्धगोला रख रहे हैं जिसका व्यास पूरे घन के बराबर है, तो वो अर्धगोला पूरा ही बनेगा। कुछ बच्चों ने छोटे छोटे से अर्धगोले बनाए, उसका ध्यान रखें। चौथा सवाल, पेज नंबर 276 पर, यह भी कुएं का सवाल है। एक कुआं है, खोदा जाता है। अच्छा, अब यहां बलय आता है, खोखला बेलन। बलय क्या होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हमने देखा कि उन्होंने कहा साहब एक कुआं है, ऐसा लंबा सा एक कुआं है, कुआं को आपको खोदना है, और खोदने से जो मट्टी मिलेगी, ये कुआं उन्होंने खोदा, और खोदने के बाद
ये यहीं जमा दी मट्टी। क्या करी मट्टी, इसका एक चबूतरा टाइप का बना दिया, ऐसा चबूतरा जैसा बना दिया। और इसको ऐसा बनाए, ऐसा ना बना के हम थोड़ा सा उसको, हमें वैसा बनाना पड़ेगा चबूतरे के आकार का। ऐसा उन्होंने कुछ बनाया, आपको समझना होगा। ये इस तरह का एक चबूतरा टाइप का बना दिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर, बल्कि और इसको ऐसे ही ले लेते हैं अपन, और यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो, इसको ऐसी बनाओ, ऐसा इस टाइप का एक चबूतरा बना दिया है, जो कि कुएं के चारों तरफ बन गया है। इसको समझना होगा। कुएं की मट्टी निकाली और कुएं की तरफ एक ऊंचाई वाला चबूतरा बनाया। चबूतरा बनेगा तो उसमें चूंकि थोड़ी ऊंचाई भी जाएगी। अब ये चीज होती है खोखला बेलन। ये कौन सा बेलन हो जाता है, खोखला बेलन। खोखला बेलन की आकृति होती है, हम इसको बनाएं आपको, ऐसी एक आकृति होती है खोखले बेलन की, जो हम देखते हैं कि सिलेंडर टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ये खोखला बेलन कहलाता है। इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, एक अंदर की त्रिज्या होती है, बाहर की त्रिज्या कहलाती है R1 और अंदर की त्रिज्या कहलाती है R2। दो त्रिज्याएं होती हैं इसमें खोखले बेलन में। ये खोखला बेलन बन रहा है। तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई R1 स्क्वायर, खोखले बेलन का आयतन। ये सूत्र भी आप याद रख लेना, खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। यहां पर हमें दो त्रिज्याएं चाहिए पड़ेंगी। कितनी त्रिज्याएं चाहिए पड़ेंगी, दो त्रिज्याएं। एक अंदर की त्रिज्या, जैसे ये कुएं की ऊंचाई हो गई, ये कुएं की त्रिज्या हो गई। अब हमें दिया क्या क्या है, हम देखें। कुएं का व्यास, कुएं का व्यास दिया है, इसलिए हमें आधा करना पड़ेगा। कुएं का व्यास दिया है 3 मीटर। कितना, 3 मीटर। इसलिए कुएं की त्रिज्या कितनी हो गई, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। कुएं की त्रिज्या बराबर 3, इसको R लिख दो। क्या लिख दो, R बराबर 3/2 मीटर। या तो बटे में रहने देंगे हम, या इसको 1.5 मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1.5 मीटर। ये निकल आई R 1.5। हम दशमलव में ले रहे हैं क्योंकि आगे थोड़ा हमें सवाल हल करना है। तो ये अंदर की त्रिज्या जो R2 है, अंदर की त्रिज्या कितनी हो गई, R2 बराबर 1.5 ही होगी। खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या, खोखले बेलन की R2 जो होती है आंतरिक त्रिज्या होती है, और R1 होती है बाहरी त्रिज्या। अब हमें अगर यहाँ से यहाँ तक की निकालना है त्रिज्या बाहर तक की, वो R1 कितनी होगी, अब हम देखेंगे। उन्होंने कहा है कुएं की गहराई तो लिखी लो, H बराबर 14 मीटर दी गई है। H बराबर कितनी दी गई है, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई या बेलन की ऊंचाई मानी जाएगी, जी उसको H कहा जाएगा। वो दी हमें 14 मीटर। कितनी दी है, 14 मीटर। बात वही रहेगी कि जो बेलन का आयतन होगा वो खोखले बेलन के आयतन के बराबर। जितनी मट्टी निकली है उससे ही हमने चबूतरा बनाया है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन में तो ज्ञात करना नहीं है, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये कितनी ऊंचाई की बनी, कितनी ऊंचाई का चबूतरा बना, ये कैपिटल H निकालना पड़ेगा, ये H निकालना होगा। अब हमें दिया है इन्होंने 4 मीटर चौड़ी बलय बनाई। ये कितनी चौड़ी बनाई है बलय, ये 4 मीटर चौड़ी है, 4 मीटर। अब यहां से यहां तक ये 4 है और ये यहां से यहां तक 1.5 है, तो क्या हो जाएगा, बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 4-1.5। बलय या रिंग या खोखला बेलन आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 1.5। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या मतलब R2। आंतरिक त्रिज्या कितनी होती है, R2। ये त्रिज्या कितनी है, जितनी इसकी है तो वो मानी जाएगी
R2 बराबर 1.5 मीटर। और वाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वाह्य त्रिज्या, दो त्रिज्याएं होती हैं इसमें, उसको कहते हैं R1 बराबर 1.5, तो ये अंदर की हो ही गई। और वलय की चौड़ाई उनने दी है कितने की? ये त्रिज्या यहाँ तक मानी जाएगी, ये दी है 4 मीटर, तो 1.5 धन 4 बराबर 5.5 मीटर। ये दो बातें हमें ध्यान रखना है कि रिंग बनती है तो उसमें मोटाई होती है। उसमें क्या होती है? मोटाई होती है। जैसे हम ट्रैक्टर का फिल्टर देखते हैं तो वो एक जो फिल्टर टाइप का लगा रहता है वो खोखला बेलन होता है, उसमें दो त्रिज्याएं होती है, एक अंदर वाली उसको R2 कहते हैं और एक बाहर वाली उसको R1 कहते हैं। और वलय या वलय के साथ इसमें क्या लिखा हुआ है? बांध बनाया गया है, तो वलय ही कह देते हैं हम। बांध की ऊंचाई, बांध या उसको वलय है, रिंग है, वलय की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ H नहीं मानना है, स्मॉल h, क्योंकि स्मॉल h तो हमने कुएं की मान ली, इसलिए इसको कैपिटल H मानेंगे। ये हमें ज्ञात करना है। हमने क्या कहा? जो ज्ञात करना होता है उसको बाएं तरफ रखते हैं। ज्ञात क्या करना है? वलय से संबंधित। तो वलय का आयतन, वलय का या बांध का आयतन, बांध का आयतन काय के बराबर होगा? कुएं के आयतन। बांध का आयतन काय के बराबर होगा? कुएं के। और कुआं क्या है? कुआं हमारा बेलन है, बेलन का आयतन। सूत्र रखें, वलय का आयतन अभी हमने लिखा था, याद कर लेना, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H, कैपिटल H, क्योंकि वलय की ऊंचाई कितनी मानी हमने? H। और कुएं का आयतन कितना होगा? पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर स्मॉल h। त्रिज्या ध्यान रखना, इसकी R मानी है, इसके अंदर की R2 मानी है, बाहर की R1 मानी। भले ही R2 और R समान हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पाई से पाई कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा? 5.5 का होल स्क्वायर माइनस R2 कितनी है? 1.5 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H। R कितनी है अपने पास? 1.5 का होल स्क्वायर इंटू H। इसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद हम देखेंगे कैलकुलेशंस में हमारा क्या आता है। तो इसको H को मान और रख दो। H का मान कितना दिया है? 14। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हमें हल करना पड़ेगा। 5.5 का मतलब होगा का वर्ग यदि हम निकाल रहे हैं तो वो आता है 30.25। कितना आता है? 30.25 माइनस 2.25 इंटू H बराबर 1.5 का वर्ग होगा 2.25 गुणित 14। थोड़ा और आगे बढ़े हम तो कैपिटल H बराबर हो जाएगा, इसको एक स्टेप और लिख लूँ, 30.25 में से ये गए तो यहाँ बचे 28। H बराबर, चाहें तो इसको गुणा कर लें, नहीं इकट्ठा गुणा कर लेंगे अपन, गुणित 14। इसलिए H बराबर 2.25 गुणित 14/28। 14 दूनी 28, 2 से कटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो H बराबर हो जाएगा 1.125 मीटर। ये क्या निकली है? जो रिंग था, ये जो बांध था, उसकी वलय। थोड़ा ये कठिन सवाल। तो ये चौथा सवाल था, इसको अच्छे से कर लें आप लोग, देख लें क्या करना था। यदि ना समझ में आए तो आप विद्यालय आके उसको पूछें इस सवाल को, तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्नावली से जितने भी सवाल बन जाएं, पहले 4-5 सवाल ही महत्वपूर्ण हैं जिनमें से आने की संभावना है, बाकी ज़्यादा नहीं आते। अब हमने देखा 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है उसको हम देखते हैं। 5वें सवाल में है, आइसक्रीम से भरा हुआ, आइसक्रीम की ऊंचाई इतनी है, शंकुओं से भरा जाना है, जिसका ऊपरी अर्धगोलाकार, जिसका ऊपरी सिरा, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जाना है। तो इसको करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा,
5वां सवाल, पेज नंबर 276। सवाल को पहले आप पढ़ना, 4 बार पढ़ें सवाल, तब समझ में आएगा। व्यास इतना इतना, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। आइसक्रीम की ऊंचाई इतने भरा जाना है, शंकुओं से भरा जाना है। बेलन के आकार का एक वो है, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन है, ठीक है, ये है, इस तरह से है। कह रहे हैं अब इसका उन्होंने माप दे दी है। माप क्या दे दी है? आर भी दे दिया होगा, आर दे दी उन्होंने। व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, हमने आधा कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले देख लें कि व्यास दिया है त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई इसमें 15 सेंटीमीटर। एच जो दी गई है वो दी गई है 15। ध्यान रखा करो कि अगर अलग अलग एक समान चीज़ नहीं तो आर आर अलग अलग माने। अब इसमें एक इस तरह की आइसक्रीम भरी जाना है। ये आइसक्रीम है, इस तरह से ये आइसक्रीम को संग इसमें भरे जाना है। और आइसक्रीम की ऊंचाई जो दी गई है 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास वाली शंकुओं से भरे जाना है। इसमें हमें उन्होंने, अब इसकी आर अलग मानना, इसकी आर अलग है, इसलिए इसको कैपिटल आर मान लो। तो कैपिटल आर बराबर दी गई है कितनी? 6 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 12। शंकु की ऊंचाई मानी जाएगी। और अब चूंकि यहां एच मान लिया था इसलिए इसको कैपिटल एच मानो। एफ बराबर 12 सेंटीमीटर दी गई थी। ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। अभी हमें इस अर्धगोले का आयतन भी निकालना पड़ेगा। अब इसमें 2 आयतन निकलेंगे। हमें इससे कह रहे हैं कि इससे इसमें भरो तो कितने शंकु लग जाएंगे, कितने शंकु से भरा जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, हमें यहाँ याद रखना पड़ेगा, ये छोटी आकृति है, ये छोटी चीज़ है, इससे हमें भरना है। कितनी बार भरें? तो एक जितना ये भरा जाएगा आइसक्रीम से तो इसके आयतनों के योग के बराबर होगा। इसके आयतन को इसमें डालना है। हो सकता है 1, 2, 3 में भर जाए, 4 में भर जाए, 5 में भर जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे शंकुओं की संख्या। ये लास्ट वाली चीज लिख रहे हैं हम। शंकुओं की संख्या कैसे निकलेगी? कितने शंकु डाले हमने बेलन को, बर्तन को भरने में? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे क्या लिखा जाएगा? इस शंकु का आयतन या आइसक्रीम का आयतन। आइसक्रीम का आयतन लिखा जाएगा। बल्कि यहां पे हम क्या लिखें, और हम थोड़ा सुधारते हैं इसको। शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या कैसे निकलेगी? बर्तन का आयतन, बर्तन, अभी हमने बेलन नहीं लिखा, बर्तन का आयतन बटे आइसक्रीम का आयतन, बर्तन का आयतन बटे आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन। कितनी आइसक्रीम भरी गई इससे निकलेगा। अब आइसक्रीम क्या है और बर्तन क्या है? बर्तन जो है वो क्या है? बेलन का आयतन है। वो क्या है? बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन। और आइसक्रीम क्या है? 2 भाग से मिलकर बनी है। हमने आकृतियों का संयोजन पढ़ा था, इसमें एक शंकु भी है, एक अर्धगोला भी है, दोनों के आयतनों का योग होगा। तो इसमें हमें 2 चीजें लिखना पड़ेंगी। एक तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ऊपर वाली चीज क्या है? ये अर्धगोला है, इसका आयतन भी लगेगा और इस शंकु का आयतन भी लगेगा। अर्धगोले का आयतन, सवाल को समझ लोगे तो समझ में आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। अर्धगोले का आयतन। अब हम सूत्र जमा लेंगे। सूत्र कैसे जम जाएगा? बेलन का आयतन। अब एक बात सूत्र में ध्यान रखा करो कि हमने कहाँ आर और एच माना है, कहाँ एच और आर कैसा माना है, उसी हिसाब से लिखा करो। बेलन का आयतन में हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन में क्या लिखा जाएगा? 1/3 पाई। अब चूंकि यहां शंकु की त्रिज्या कितनी है? आर स्क्वायर, और एच क्या है? कैपिटल एच। अर्धगोले का आयतन कितना होगा? 2/3
पाई, और इसकी त्रिज्या भी कितनी मानी जाएगी, यही आर। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ क्या जमाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सवाल तो आ ही जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो रही है, यहाँ से कॉमन लेके हमने काट दी। अब हमारे पास जो सूत्र बचा है, ऊपर है r² h और नीचे है 1/3 r² h प्लस 2/3 r⁻3। इसमें हमने मान रख दिया, मान रखा तो हमारे पास क्या आ गया, r² h, r² मतलब 6 × 6 और h का मान कितना है 15, h का मान कितना है 15। ये 1/3 1/3 ऊपर चले जाएंगे तो हम यहाँ ×3 भी कर सकते हैं, ×3। ये 3 नीचे लघुत्तम लेके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, r² मतलब 6 × 6 गुणित h कितना है 12 प्लस, ये प्लस का निशान है 2, ये 3 तो ऊपर चले गए, r⁻3 2 × 6 × 6। इस तरह की कैलकुलेशंस हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास जो हम सब काट पीट के कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास आएगा, जब आप इसको हल करेंगे, इसको ध्यान रखना, अभी ये कटेगा नहीं, 6 से 6 नहीं काट देना, क्योंकि ये प्लस का निशान है। इस 6 से ये 6 नहीं कटेंगे जब तक कि आप इनको जोड़ नहीं लेते, गुणा नहीं कर लेते। इनको अलग से गुणा करके पहले हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जो होगा वो हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेशंस करना आप, ये आएगा 540/54 बराबर 10 शंकु या 10 आइसक्रीम। कितनी, 10 आइसक्रीम लगेंगी, 10 आइसक्रीम। अब कुछ बच्चे ये नहीं देखते कि ये 10 क्या निकला, वो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, जबकि निकाला क्या है, कितनी संख्या लगेगी, शंकुओं की संख्या कितनी लगेगी, 10 लगेगी, 10 बार में ये भरा जाएगा। अब कोई बच्चा यहाँ मीटर स्क्वायर लिख दे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे, रुपये लिख, नहीं, यहाँ क्या लिखना है, आइसक्रीम लिखना है। चलिए, तो ये सवाल है, आप देख लेना, ये कैलकुलेशन कर लेना, बस इतना ध्यान रखना, इसका गुणा अलग करना, इसका गुणा अलग करना, फिर जोड़ना, फिर कटेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं काट देना। एक सवाल और बताता हूं, वो हम देखते हैं किस तरह का सवाल है। तो लगभग अगर आप इसमें से 6 सवाल ही कर लेते हैं तो पर्याप्त है, और आपसे बनते हैं तो और कर ले। अंतिम सवाल मैं बता रहा हूं, 6वां सवाल, पेज नंबर 276। घनाभ बनाने के लिए कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। एक घनाभ है, ये घनाभ बनाना है। चांदी के सिक्के, ध्यान रखना, चांदी के सिक्के जो होंगे वो भी हमारे वलय आकार के ही होंगे। चांदी के सिक्के काय के होंगे, बेलन के आकार के होंगे। काय के आकार के होंगे। चांदी के सिक्के को अगर हमने बड़ा कर दें थोड़ा सा, ऐसा हम मान लें कि चांदी का सिक्का है, और थोड़ा नीचे ले लो, ये एक चांदी का सिक्का है, थोड़ा बड़े रूप में हमने मान लिया। इससे हमें क्या बनाना है, एक बेलन बनाना है, सॉरी बेलन नहीं बनाना, हमें बनाना है घनाभ। क्या बनाना है, घनाभ। इस तरह का हमें एक घनाभ बनाना है। ये जब आप बनाएं तो स्केल की मदद लें, सुंदर चित्र बनाएं, फ्री हैंड ना बनाएं, ये तो मेरा समझाने के लिए होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया है घनाभ बनाने के लिए, ये जो दिया है इसका व्यास दिया है, तो आर हम निकालेंगे तो वो होगा 1.75/2 बराबर, इसको अपन निकाल लेंगे। और इसकी जो मोटाई दी गई है या ऊंचाई दी है h, वो दी है 2 मिलीमीटर। कितनी दी है, मिलीमीटर में है। ये एक बात याद रखना, 1.75 जो दी गई है उसको हम कर देंगे आधा, ये 1.75/2 मिलीमीटर ही लिख दिया। तो ये बात ध्यान रखना है कि चांदी के सिक्के को हमने बेलन माना। ये क्या है, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, ये बेलन के आकार का माना जाता है। अब हमें क्या करना है,
इससे हम एक घनाभ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घनाभ। तो कितने चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेंगे? तो वही सूत्र लगेगा, सिक्कों की संख्या। क्या लगेगा? सिक्कों की संख्या। कैसे निकलेगी? सिक्कों की संख्या जो निकलेगी वो निकलेगी घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। ये छोटे सिक्के हैं, पिघला पिघला के बड़ा ये घनाभ बना रहे हैं, तो इसकी संख्या निकालने के लिए घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन। सिक्के का आयतन। अब घनाभ का आयतन कैसे निकलता है? हमें मालूम है कि ये A है, ये B है, ये C है। A बराबर भी दिया है, B बराबर दिया है और C बराबर भी दिया है। A बराबर दिया है 5.5, 5.5 मिलीमीटर है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर नहीं है इसमें। ओके, सेंटीमीटर ही दिया है। क्या दिया है? सेंटीमीटर। B बराबर 10 सेंटीमीटर और C बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज हमें दी गई थी। हमने यहां लिखा घनाभ में, यहां लिखना दिया है। क्या क्या दिया है? A बराबर 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और C बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें दी गई हैं। अब हमें ये इकाई दी गई है मिलीमीटर में, सिक्के वाली, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज होती है सिक्का, तो मिलीमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सिक्के में हमने देखा कि सिक्का मतलब क्या है? बेलन। सिक्का क्या है? बेलन। सिक्के की H बराबर दी थी 2 मिलीमीटर। कितनी दी गई थी? अब अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको क्या करेंगे? 2/10 बराबर 0.2 सेंटीमीटर। ये हमने बदल लिया। इस 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक ही इकाई में सवाल होते हैं। अगर R दी गई थी 1.75/2 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो फिर 10 का भाग देना पड़ेगा। 1.75/20। ठीक है, ये कितनी हो गई? सेंटीमीटर। कितनी बदल गई? ये सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको हमें 1.75/2 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा, ये क्या सेंटीमीटर में दिया था? ओके, ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको नहीं कन्वर्ट करना। केवल क्या है? H दी गई थी, इसको कन्वर्ट नहीं करना। ये तो हमें सेंटीमीटर में ही दिया गया है। देखो घुमा दिया है उन्होंने, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। केवल ऊंचाई H मिलीमीटर में दी गई थी, त्रिज्या R बराबर 1.75 सेंटीमीटर ही दी गई है। तो अपन ने व्यास दिया था तो बटे 2 कर दिया, तो त्रिज्या हमारी इतनी हो। घनाभ का आयतन कितना है? 5.5 गुणा, एक बार सूत्र लिखना चाहे तो एक बार क्या करें आप? सूत्र लिख लें। सूत्र क्या है? घनाभ का आयतन कितना होता है? A गुणा B गुणा C। सिक्के का आयतन मतलब बेलन है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? πr²h। A का मान कितना है? 5.5। B का मान कितना है? 10। C का मान कितना है? 3.5। बटे में क्या आएगा? इसमें पाई का इस्तेमाल नहीं करना, 22/7। 22/7। R का मान कितना है? 1.75/2 गुणित 1.75/2। ठीक, क्योंकि R² है और H कितना है? H कितना है? 0.2। अब हमें करना क्या होगा? ये 7, 2 ये सब ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। हमने कैलकुलेशंस देखा और आगे तो देखा कि 5.5 था, गुणित 10 था, गुणित 3.5 था। ये तीनों लिख लिए। ये 7 भी ऊपर जाएगा, ये 2 भी ऊपर जाएगा, ये 2 भी ऊपर जाएगा, तो 7 गुणित 7 गुणित 2 ऊपर चले गए। बटे में क्या बचा हमारे पास? 22 गुणित 1.75 गुणित 1.75 गुणित 0.2। दशमलव बैलेंस करना है तो हमने देखा कि यहाँ 2 अंक हैं और 2 अंक हैं और ये 5 अंक हैं। दशमलव के कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर कितने हैं? 1 और 2।
अगर हमें बैलेंस करना है तो जहां कम होते हैं उतने 0 का गुणा करते हैं। ऊपर केवल 2 है, नीचे कितने हैं 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 1 2 3 0 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 अंक, ये 2 अंक, यहाँ 3 कम थे तो 3 0 कर दिया। अब ये दशमलव हटा, ऐसे हटाना दशमलव, ऐसे। अब इसको आप काट लेना। काटो, कैसे कट रहा है, सरल होता है काटना। 35 से कट रहा है, 35 पंजे 175, ठीक, कट गया। 2 से ये कट 11 से 11 दूनी 22, 11 5 55, इस 2 से ये 2 कट गया। अब हमने काटा 7 से, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 5 25, 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक 7 और बचा है, 5 बचा है, ठीक है, 5 और 7 7 स्क्वायर, तो 7 बचा है, एक 5 बचा है। अब हमें देखना है ना, एक 7 और कट जाना चाहिए था। ये कहाँ से कैसे, 1 पाई आर स्क्वायर एच, सिक्के का आयतन है ना 1.7, तो 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, इसको अपन काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 5 से तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 0 0। अब हमारे पास ये बचा है 5, 35 पंजे 105। कहीं कोई कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो रही है, आप इसको करके देखना और इसका आंसर जो आएगा वो 400। इसको फिर से आप कैंसिल, इसको काट के देख लेना अलग से, तो ये आएगा 400 सिक्के, ठीक है। इसको कैलकुलेशन शांति से इसको कर लेना। तो इस तरह से ये 6 सवाल हैं। 6 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आयतन के हो जाएंगे। अब 2 सवाल और बचे हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे बन जाएंगे तो कर लेना, और नहीं तो ये 6 सवाल, नहीं 3 सवाल और बचे हैं, 7वां 8वां 9वां, नहीं तो 6 सवाल पर्याप्त हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, और आयतन के सवाल करें, देखें, इनमें कोई कठिनाई नहीं है। अगले वीडियो में मैं और कुछ इसी पार्ट से और संबंधित जो भी बातें शेष रह गई उनकी चर्चा करूँगा, ठीक है।